हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के फर्स्ट पोएम डस्ट ऑप्शनों के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सभी को बताने जा रहा हूं। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता के कवि कौन है? राइट आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड दैट राइम्स विथ क्रॉ फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में क्रॉ वर्ड का राइम्स वर्ड क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट इन व्हाट वे। डस्ट ऑफ स्नो लेखक को किस प्रकार प्रभावित करता है? बर्फ की जो धूल होती है वो लेखक को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा इट चेंज हिज मूड। लेखक के मन में परिवर्तन ला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट इन द पोएम। डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम में क्या प्रदर्शित करता है? राइट आंसर होगा हेलिंग पावर ऑफ नेचर। ये नेचर के पावर को, शक्ति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम्स स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम में कौन से राइम स्कीम को इस्तेमाल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the crow and the hemlock tree signifies in the poem dust of snow। dust of snow में क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो किस चीज को प्रदर्शित करती है? इसका राइट आंसर होगा सोरो एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। इस वर्ड में, इस सेंटेंस में नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हार्ट। हैज गिवन माई हार्ट सेंटेंस में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज अकर्ड आफ्टर द क्रो सैट ऑन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर जो कौवा बैठता है उसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? स्नो डस्ट फेल ऑन द पोएट। जब कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है तो लेखक के ऊपर स्नो डस्ट जो है वो गिरता है। और एक क्या हुआ था? और हुआ था कि द पोएट्स मूड चेंज। इसके बाद पोएट का मूड क्या हुआ था? चेंज हो गया था। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, दोनों, मतलब ए एंड बी दोनों सही है। स्नो डस्ट फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर स्नो डस्ट गिरता है जब कौवा हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है। और दूसरा ऑप्शन बी भी सही है, द पोएट्स मूड चेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द टर्म डस्ट बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्नो। यहां पे स्नो को डिस्क्राइब करने के लिए डस्ट का क्यों इस्तेमाल किया गया? डस्ट वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, बिकॉज द सोनो पार्टिकल्स आर टीनी जस्ट लाइक अ डस्ट। क्योंकि सोनो पार्टिकल जो होता है, मतलब बर्फ की जो धूल होती है, बर्फ की जो धूल होती है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, एक छोटे इकाई के रूप में होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which season has the poet talked about in Dust of Snow? Dust of Snow पोएम में कौन से सीजन का वर्णन करते हैं कवि? इसका राइट आंसर होगा विंटर। कवि कौन से सीजन का वर्णन करते हैं? तो विंटर, शीत ऋतु का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू नेगेटिव क्रिएचर्स विच पुट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पोएट। यहाँ पे पोएट दो नेगेटिव क्रिएचर्स का इस्तेमाल किए हैं, वर्णन किए हैं, जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, सोच को बतलाता है। इसका राइट आंसर होगा सी, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। क्रो का इस्तेमाल किए हैं एक पंछी का, और हेमलॉक ट्री जो कि एक विषैला पौधा है।
क्रॉ क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, और हेमलॉक ट्री क्या है, एक विषैला पौधा है। लेकिन लेखक ने इन दोनों का वर्णन पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए किया है इस पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। आखिरकार लेखक के मनोदशा क्या थी, लेखक की मनोदशा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा डिप्रेसिव, वो थोड़ा चिंतित थे, व्याकुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रॉ सैक डाउन ऑन द पोएट। क्रॉ लेखक के ऊपर क्या गिराता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्नो डस्ट, वो स्नो डस्ट गिराता है। मतलब वो लेखक लेखक क्या होते हैं, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए रहते हैं और क्रॉ उस पेड़ के ऊपर आके बैठती है। लेकिन पेड़ के ऊपर क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो होता है, जिसके कारण वो डस्ट ऑफ स्नो लेखक के ऊपर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन ऑफ ए डे आई हैव रूइड। इसका मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा स्पेंड इन रिग्रेट, मतलब पछताना, है ना, सोचना कि आज का दिन हमारा क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके मन में परिवर्तन हो जाता है डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइन शॉक ऑन मी व्हाट डज शॉक मीन। इस लाइन में जो शॉक ऑन मी में शॉक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शेक, मतलब हिलाना। जैसे वो कौवा आके क्या की थी, हेमलॉक ट्री पर चढ़कर उस पेड़ को हिलाई थी, जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो लेखक के ऊपर गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पोएम। इस पोएम का मेन थीम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पे पहला है कि नेचर कैन टीच अस ए लेसन, क्योंकि हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, प्रकृति है, वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। नेक्स्ट है, मेनी टाइम्स ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है जो मनुष्य निर्णय लेते हैं वो निर्णय गलत हो जाता है। सिंपल मोमेंट्स कैन हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन योर थॉट, कुछ छोटी छोटी जो घटना होती है वो आपको बड़ी खुशियों से भर देती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सोच होता है वो कभी कभी गलत साबित हो जाता है और वो उसके विपरीत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया? इसका राइट आंसर होगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द क्रॉ सिटिंग। क्रॉ जो है, कौवा कहां बैठा हुआ था, कौवा कहां बैठी हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑन द हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज फर्स्ट नेम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। आखिरकार रॉबर्ट फर्स्ट ने इस कविता का नाम डस्ट ऑफ स्नो क्यों रखा? इसका राइट आंसर होगा बिकॉज इट इज द पावर ऑफ मेयर डस्ट ऑफ स्नो डैट अपलिफ्टेड हिज मूड। क्योंकि ये इसमें ये दर्शाते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो का क्या प्रभाव पड़ता है कि उनके मन में, जो वो व्याकुल रहते हैं, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, फिर भी उनके मन में परिवर्तन आ जाता है, उसके मूड में चेंजिंग आ जाता है। इसलिए इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो रखा गया, क्योंकि इसके मन में जो परिवर्तन आता है, मूड में जो चेंजिंग आता है, वो डस्ट ऑफ स्नो के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द पोएट सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। आखिरकार लेखक हेमलॉक ट्री के नीचे क्यों बैठे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ही वॉज इन ए सैड मूड, क्योंकि वो दुखी मन था, उनका उस दिन क्या था, दुखी मन था। इसका राइट आंसर होगा बिकॉज ही वॉज इन ए सैड मूड, उस दिन वो दुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following lines is an example of the personification in the poem? इस लाइन में, कौन से लाइन में personification का इस्तेमाल किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ गिवन माई हार्ट। इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक जो डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस जो इस्तेमाल किया गया, वो कौन सा किया गया है, पर्सनिफिकेशन किया गया है। क्योंकि लेखक क्या रहता है, लेखक उदास रहता है। लेखक उदास रहते हैं, लेकिन उसके मूड में चेंजिंग आता है और वो सोचते हैं कि आज क्या हुआ, आज हमारा जो दिन है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उस डस्ट ऑफ स्नो होने के कारण क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो के कारण उसके ऊपर जो डस्ट गिरती है स्नो का, उससे उसके मन में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द लाइन्स मेंशन बिलो हैज यूज्ड द पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। इसमें से कौन से लाइन में पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है? राइट आंसर होगा हैज गिवन माई हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेमलॉक? हेमलॉक ट्री, हेमलॉक क्या है? हेमलॉक एक क्या है? एक पॉइजनस ट्री है, मतलब वो एक विषैला क्या है? पौधा है। हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाट इज हेमलॉक ट्री? तो ए पॉइजन ट्री, एक विषैला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है why do believe the poet portrays a bright or happy side of the nature in the poem? इस पोएम में लेखक हैप्पी और सैड दोनों मोमेंट को बतलाता है। कैसे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नो, रॉबर्ट फॉर्स डिपिक्टेड नेचर इट्स मोस्ट बेसिक एंड रॉ फॉर्म। क्योंकि इसमें रॉबर्ट फॉर्स जो है प्राकृतिक के वास्तविकता को दर्शाता है कि प्रकृति एक ऐसी चीज है जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे से ट्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the option that lists the poet's likely sentiments accidents to the incident described in this poem। इसमें सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेटमेंट से लेखक के सेंटिमेंट का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा रिस्योर्ड एंड क्यूरियस एंड इम्पल्सिव। वो दुखी रहता है, इम्पल्सिव रहता है, जिज्ञासु भी रहता है, क्यूरियस रहता है, बहुत सी जानना चाहता है ना प्रकृति के बारे में, और वो अनजान भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पॉइट? पॉइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो कैसे गिरता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द क्रॉस शॉक ऑफ द ट्री। क्योंकि वो कौवा क्या होता है? वो कौवा आकर उस पेड़ को हिलाती है, जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो लेखक के ऊपर गिरता है, और जो लेखक का मन उदास होता है उस उदास मन से वो क्या हो जाता है? उसके मन में परिवर्तन आ जाता है, और वो सोचते हैं जो हमारा दिन भर बर्बाद होता है अब ये दिन बर्बाद नहीं होगा, उसमें से हम कुछ दिन जो है, कुछ टाइम जो है, कुछ वक्त जो है बचा लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैप्टर वाइज या फिर टर्म वाइज वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं, आपको टर्म वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू।